नमस्कार दोस्तों। आज जो देश में चर्चा चल रही है कि जी माननीय मोहन भागवत जी मदरसा में जा रहे हैं, मुस्लिमों में जा रहे हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ एक छलावा है और ये वोट बैंक की राजनीति है। सच्चाई ये है कि ये बीजेपी को प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है उसके लिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। अगर इनको इतना ही हमदर्दी थी या फिर ये ऐसा चाहते थे तो जब 2020 में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, कट रहे थे, उस समय क्यों नहीं उसमें भ्रमण किया। उन्होंने यह भी आह्वान कर देते कि माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जो मोदी जी और शाह जी हैं, दिल्ली में दंगा क्यों हो रहा है, तब उस समय दंगा रुक जाता। दूसरी चीज़, जब जहांगीरपुरी में जो पिछले साल में हुआ, इतने मारकाट हुए जो जुलूस निकालने के नाम पे, उसमें भी इन्होंने भ्रमण नहीं किया। अब भ्रमण कर रहे हैं। लोग घर से बेघर हो गए, खानाबदोश के जीवन बिताने लगे, सब परेशान हो गए। कोई किसी का जिसका घर था वो भी उजड़ गया। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया था कि तुम्हारे तुम्हारे शहर में द्वार छोड़कर खानाबदोश की जीवन बिता रहे हैं। खानाबदोश मैंने जो दिल्ली शहर में जो खानाबदोश की तरह जो जीवन बिताने लगे, जो जो दंगा हुआ उस समय, लोग एक दूसरे से, फुटपाथ भी नहीं नसीब हुआ, घर भी नसीब नहीं हुआ, जो बाहर निकले वो भी मारे गए, या चाहे जिस तरह से मारे गए। इसी पर एक शेर कहा गया था कि तुम्हारे शहर में खानाबदोश रहना क्या, मैं बेनिशान हो कोई निशान हो जाए, सड़क हो नाला हो कि फुटपाथ के तले मैं चाहता हूँ अपना मकान हो जाए। मैंने लोग इतना बेबस हो गए थे कि फुटपाथ के नीचे भी छिपने लगे थे, नाली में भी छिप रहे थे, फिर भी वहाँ पे लोगों को बख्शा नहीं जा रहा था, सब मारे जा रहे थे। दूसरी चीज़ की, मोहन भागवत ने कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जैसे नितिन गडकरी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, या जो भी इस तरह के जो लीडर थे, आडवाणी जी थे, या जो भी थे जिन्होंने तन मन धन सब आरएसएस को दिया है, राजनाथ सिंह थे, लेकिन सबको साइड लाइन करके प्रधानमंत्री किनको बनाया गया, होम मंत्री किनको बनाया गया, और कौन किस पर, बीजेपी पर किसका प्रभाव है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो चल रहे हैं, जो ये देश में जो चल रहे हैं, जो बातें हो रही है, ये सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, या मदरसा में ये जा रहे हैं कि वहाँ पे मैं मुस्लिमों को एक मुस्लिमों की भलाई की बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ एक छलावा है। ये नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिमों को भलाई की बात, चूँकि मदरसा में ज़्यादा पसमानदा मुस्लिम पढ़ते हैं। इनको लग रहा है कि जब जैसे हिंदू में इन्होंने ओबीसी ईबीसी को तोड़ा, तो ईबीसी जब इनको लग रहा है कि भाग रहा है, ओबीसी भाग रहा है, तो मुस्लिमों में तोड़ करके अब जो पसमानदा मुस्लिम है उनको ही एक करना चाह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो ये सब एक तरह से सिर्फ दिखावा है कि मैं मुस्लिमों को हित चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ। या माननीय एम आई कुरैशी जो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, या नजीब जंग जी जो दिल्ली के पूर्व राज्य लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके, सब मिल रहे हैं। तो ये सब मिल रहे हैं कि ताकि देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो। चूँकि मोहन भागवत जी ने मदरसा में गया, तो कोई भी कम्युनिटी का जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है या धनी होता है वही लीड करता है। ये मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए इतना इनको ये था, तो जब यूपी में योगी जी इनकाउंटर कर रहे थे, खास करके मुस्लिमों की या ओबीसी एससी की, उस समय कहाँ थी इनकी बात। क्योंकि जब लग रहा है कि इनका यूपी छटक रहा है, नॉर्थ इंडिया छटक रहा है, और ख़ास करके थर्ड फ्रंट की स्थापना की बात हो रही है, तो इनमें तब इनको लग रहा है कि अब ये बीजेपी की सत्ता जा रही है, तो इसको बचाना कैसे। इसी कारण इन लोग अब दक्षिण में भी अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। उसका उदाहरण है कि जितने पद्म श्री या पद्म अवार्ड दक्षिण के लोगों को दिया गया, उतना किसी को नहीं दिया। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति है, इसमें भी मोहन भागवत जी का योगदान है। और अभी जो जो भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जिस तरह की एजेंसी जो पीएफआई पर छापा मारा जा रहा है, तो मैं एक अनुरोध करता हूँ, जो भी जांच एजेंसियाँ हैं, कि जो गलत है उसको आप पकड़िए, लेकिन सही जो आदमी है, जिन्होंने आदमी है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको आप इस तरह के केस में नहीं फंसाएं। क्योंकि एक तरह से जो केस होती है ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जेल जाने के बाद क्या स्थिति होती है। अब मैं माननीय मोहन भागवत से भी जी से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसा नहीं करने के लिए, जो गलत है उनको पकड़े। क्योंकि देश की जब बचेगा तभी सारा समाज बचेगा, राष्ट्रीय अखंडता मजबूत होगी, और तभी
ये देश आगे प्रगति करेगा, विकसित देश बनेगा। तो इस चलते इस तरह से जो लाया जा रहा है मोहन भागवत जी के तरह कि मुस्लिमों को बहुत शुभचिंतक है, हित साधने वाले हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात कर रहे हैं। तो देश में जो अभी जो माहौल बना हुआ है, पहले उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम जो वैमनस्य फैला हुआ उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और जितनी जो उत्पीड़न दलित की हुई या मुस्लिमों को हुई, उतना ब्रिटिश काल में भी नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि दलित की एक तरह तो दलित वोट की बैंक की राजनीति करते हैं। इन्होंने सारे दलित को, जो ईबीसी चाहे जो भी एससी में जो दलित थे, उनको बीजेपी से जोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी काल में इन्हीं का हुआ। चाहे आप इसका उदाहरण कर्नाटका में जो लिंगायत संप्रदाय का जो महंत था, जो 5 साल से जो दलित लड़कियों के साथ रेप कर रहा था, उसके बाद आपने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, उसके बाद लखीमपुर खीरी में देखा। ये सब क्या हो रहा, ये जो दिखा रहे हैं कि मैं जो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना चाह रहा हूँ, एक सब एक तरह दिखावा है, छलावा है। कहा भी गया है कि राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, क्योंकि प्यार को जताना था। क्योंकि ये मिलना तो मदरसा में जाना एक बहाना है। सच्चाई है कि वोट बैंक की राजनीति है, बीजेपी की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या पसमानदा मुसलमान नहीं है? क्या कोई मुस्लिम को इतना टॉर्चर किया जा रहा है या मारा जा रहा है, ये तो क्या पसमानदा को दुख नहीं होगा? दूसरी चीज़, क्या पसमानदा को छोड़ दीजिएगा जब सत्ता में आएंगे तो। वही हाल बीजेपी को आप यूपी में देखें, इन्होंने मान लिया यादवों को तोड़ा थी, कितने यादवों का इनकाउंटर हुआ, तो क्या यादव को दर्द नहीं हो रहा? तो यूपी में मुस्लिम का जो इनकाउंटर हुआ, क्या मुस्लिमों का दर्द नहीं हो रहा? चाहे एससी का हुआ तो एससी को दर्द नहीं हो रहा? ये चलते इस तरह की जो बातें की जा रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना है, ये एक सिर्फ बहाना है। दूसरी चीज़ की ये जो अमृत काल में ये मोहन भागवत जी के कहने पर या आरएसएस के कहने पर तिरंगा को अपनाने की बात की गई, तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि उन्होंने तिरंगा अपनाने की बात की, वो भी एक वोट बैंक की राजनीति है। सच्चाई है कि एक तरफ आप भगवाकरण की बात करते हैं कि हर जगह भगवा झंडा, मतलब वो जो आरएसएस का झंडा उसको फहराने की बात करते हैं, दूसरे तिरंगा अपनाने की बात करते हैं, तो ये कैसे चल सकता है? हर जगह भगवाकरण उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो नियम है, उसको अपनाने की बात कर रहे थे। तो तिरंगा का इंसल्ट हो रहा। तिरंगा तो ये कहता है कि देश में सब लोग सुखी संपन्न हो, देश मजबूत हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत हो, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो। तो फिर कैसे होगा? एक तरह से तो ये सिर्फ तिरंगा बहाना है, और ये एक तरह से भगवाकरण अप्रत्यक्ष रूप से करने की बात हो रही है। जो मैंने कहा था, राधा कृष्ण का मिलन तो बहाना, क्योंकि प्यार जताना है। उसी तरह से ये भगवाकरण अपनाना है, आगे तिरंगा को रखना है। सत्ता में लाने के बाद 5 साल अगले जो 2029 तक हो सके, तो फिर धीरे धीरे भगवाकरण करना है। और सारी जो पॉलिसी है ये मतलब आरएसएस के तहत चले, और खासकर सवर्ण के साथ चले, सवर्ण के लिए बने, मजबूत के लिए बने, पूंजीपति के लिए बने, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये जो दिखावटी बात जो की रही है कि जो मुस्लिमों में जो दहशत व्याप्त हो चुका है, चाहे किसी भी को लेकर कि इसको कैसे ख़त्म करें, पहले इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मोहन भागवत जिसको कैसे ख़त्म करवाएंगे? जो मुस्लिमों में डर व्याप्त हो गया, जो सब परेशान है, सब दहाड़ रहा है, चीख पुकार रहा है, इसको कैसे ख़त्म करें, पहले इस पर दिखाने की ज़रूरत है। इस चलते ये वोट बैंक की राजनीति बना करके ये मत न सोचे कि मैं सत्ता में आऊँ तो फिर अगले 5 साल में पूरे क्या देश का स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि जब ये सत्ता में आते हैं तो ये कभी नहीं दिखाते हैं कि मैं मुस्लिम को नुकसान करूंगा, ये ओबीसी का नुकसान करूंगा, ये एससी एसटी को नुकसान करूंगा। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद कितना इन कम्युनिटियों को नुकसान होता है, कितना टॉर्चर होता है कि इज्जत आबरू भी सुरक्षित नहीं रह पाती। एक शेर भी है, स्याही सुख नहीं पाती है अखबारों के कागज़ की, हर रोज़ खबर आ जाती है बलात्कारों की। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जो दलित का बलात्कार नहीं हो रहा हो, और कौन कर रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे नॉर्थ से लेकर के साउथ से कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो दलित की हत्याएं नहीं हो रही है। और आपने जलौर में देखा, वो जब न्यूज़ में आ जाता है तो पता चलता है कि जहाँ पे एक शिक्षक ने सिर्फ घड़ा छूने पर एक दलित को पीट कर मार दिया। कुछ दिन पहले फिर एक दलित छात्र की पीट कर मारा गया, एक आध सप्ताह पहले। ये कोई ऐसा खबर नहीं है। तो इस पर भी एक शेर है, स्याही सुख नहीं पाती है कागज़ की अखबारों की, हर रोज़ खबर आ जाती है दलित की हत्याओं की। तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसमें भारत भारती में भी मैथेसन गुप्त ने कविता की 2 पंक्तियाँ कही थी, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा,
है निस दिवस ही घूमती सर्वत विपता संपदा। मैंने कहने का मतलब कि खास करके ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के साथ किस तरह से जिस विपत्ति घूम रहा है, चारों पट्टी से घेरे हुए इस शासन में किसी से छिपा हुआ नहीं है। मोहन भागवत जी बताएं कि इस विपत्ति को कैसे ख़त्म करेंगे, दलित लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, मुस्लिमों को कैसे बचाएंगे, खास करके दंगा फसाद से जो, और जो सरकार से कैसे सुरक्षा दिलाएंगे, इस पर सोचने की बात है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।